हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग 11 का नया भाग। प्राची को जब आरुष होने वाला था तब उसके ऊपर लगाई हुई पाबंदियां कम होने लगी थी। बच्चे के होने के बाद भी घर का माहौल कुछ अच्छा ही था। इस समय उसकी कजिन सिस्टर शिखा बच्चे के फंक्शन में आई थी। वह काफी शर्मिंदा सी थी। उसकी शादी मोहित के मामा के बेटे से हुई थी, जिसको कि खुद शकुंतला देवी ने यहाँ रोम में बसाया था। वह लेकर तो उसे अपने हेल्पर के रूप में ही यहाँ पर आई थी। पर लड़का तेज तर्रार और समझदार था। कुछ ही समय में उसे यहाँ अपनी स्थिति का अंदाजा अच्छे से हो गया था। काफी टाइम तक वो शकुंतला देवी के घर पर रहा था, इस कारण उनके घर की भी अच्छी जानकारी उसके पास थी। बाद में उसने एक अपना डिपार्टमेंटल स्टोर रूम में डाल दिया था। उसने शादी तय होने के समय शिखा से कहा भी था कि यह शादी रोक दो। मोहित अच्छा लड़का नहीं है, और शिखा ने जब ये बात उसकी माँ से कहनी चाहिए थी तो उसकी माँ ने जलनखोर जैसा शब्द शिखा के लिए उपयोग करते हुए उसकी बात को सुनने से इनकार कर दिया था। खुद तो इसका पति अपनी बुआ के घर रहकर उनके फेंक हुए टुकड़ों पर पल रहा है और उन्हीं के घर के बारे में यह उल्टी सीधी बात कह रही है। भला यह विश्वास करने लायक बात है? इंडियन फैमिली की सबसे बुरी बात यही होती है कि ये रिश्तेदारों पर उस बात के लिए विश्वास करते हैं जिसका कोई वजूद नहीं होता, पर उस बात के लिए कभी भरोसा नहीं करते जो कि वह सही बताते हैं, और बाद में फिर रिश्तेदारों पर ब्लेम लाते हैं कि उन्होंने धोखा दे दिया। जेब में जब 2 पैसा हो जाता है तो सारी दुनिया भिखमंगी लगने लगती है। वही हाल इस वक्त प्राची की माँ का था। बेटी इतने अमीर घर में जा रही थी तो सारी दुनिया उन्हें अपनी बेटी की किस्मत से जलती हुई ही नजर आती थी। पर प्राची ने अपनी बहन की बात सुनी थी। 2 साल जब मोहित उसको इटली लेकर नहीं आ रहा था तब भी शिखा यही बात कह रही थी कि अभी भी समय है, तुम मोहित को छोड़ दो। प्राची तो छोड़ना भी चाहती थी, लेकिन घर वाले छोड़ने दे तब ना। उन्होंने शिखा को फोन पर तो जो उल्टा सीधा सुनाया ही था। उसके माँ बाप से भी शिकायत लगाई कि तुम्हारी बेटी मेरी बेटी का घर बसने नहीं देना चाहती, और साथ में शकुंतला देवी तक भी यह बात पहुंच गई थी, जिसके कारण उनके रिश्ते शिखा से खराब हो चुके थे। पर बहनों में प्रेम था। दोनों केवल बहनें ही नहीं थी, पक्की सहेलियां भी थी। एक ही क्लास में और एक साथ पढ़ी लिखी, एक ही साथ शादी भी हुई। यहाँ तक कि ब्याह करके दोनों एक ही देश में भी आई। पर किस्मत की बात थी। शिखा के घर संपन्नता नहीं थी, पर सुख और प्रेम था, और प्राची के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। मैं तुम्हारे लिए चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती हूँ, और तुम्हारी दशा देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है। सब किस्मत की बात है। परेशान मत हो। प्राची ने जो हालातों से समझौता कर लिया था, उसने शिखा के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। शिखा ने बहुत उदास से नजरों से अपनी बहन की तरफ देखा। उसकी यह बहन किस्मत को अपनी मुट्ठी में रखने का दावा केवल करती नहीं थी, बल्कि रखती थी। अपनी मेहनत पर उसने स्कूल टाइम में कई ऐसे पुरस्कार अपने नाम किए थे जो कि बाकियों के लिए मुश्किल थे। अपने दम पर सब कुछ हासिल करने वाली ये लड़की आज किस्मत से हार रही थी। कहना मुश्किल था कि यह किस्मत से हार रही थी या फिर उसे अपनों ने ही हरा दिया था। पर फिर भी अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो बेझिझक मुझे कहना। मुझे एक फ़ोन चाहिए, प्राची ने कहा। ठीक है। शिखा ने अपना ही फ़ोन अपने नाम की एक नई सिम के साथ चुपके से प्राची को आते वक्त थमा दिया। प्राची ने भी पूरी सतर्कता दिखाते हुए इस फ़ोन को सबकी नज़रों से बचा कर रखा था। कभी भूले भटके भी इस नंबर से अपने घर वालों को फ़ोन करने की उसने जोखिम नहीं उठाई थी। पर मैसेज से उसकी शिखा से हमेशा बात होती थी। इस फ़ोन का उपयोग उसने अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए किया, जिस पर फेसबुक, ट्विटर जैसे अकाउंट थे।
अपना नाम बदलकर प्रीतिका के नाम से वह इन अकाउंट को हैंडल करती थी। अपने दिल का दर्द वह धीरे धीरे उसे पर साझा करने लगी तो लोगों के मशवरे भी उसे मिलने लगे थे, जिसमें अगर 10 फालतू होते थे तो 2 बड़े काम के होते थे। उसी में से एक मशवरा मिला था कि उसे पुलिस की मदद लेनी चाहिए, जिसके चलते वह घर से भागकर पुलिस की मदद लेने पहुंची थी। उस समय आरुष मुश्किल से 2 महीने का था, पर यह इटली की पुलिस थी, इंडिया की नहीं। इंडिया में अगर बहू थाने पर पहुंचती है तो बिना सोचे समझे थानेदार पूरे परिवार को जेल में डाल देता है, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया था। उस लेडीज पुलिस ने इस तरह से प्राची को देखा जैसे कि वह कोई अजूबा हो। उसके परिवार को बुलाया गया और प्राची को ही डांट डपट कर उनके साथ जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, पर पेपराजियों को द गोल्डन के नाम से एक मसाला मिल गया था तो थोड़ा बहुत किसी वेबसाइट पर यह न्यूज़ आ गई थी। पर प्राची के लिए तो मुश्किल ही बढ़ गई थी। मैं तुम्हारे कहीं भी आने जाने पर पाबंदी नहीं लगाना चाहता, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर देती हो। पहली बार प्राची ने मोहित के इस बात का जवाब नहीं दिया। शकुंतला देवी तो जबरदस्त भड़की हुई थी, पर प्राची चुपचाप सर झुकाए सुन रही थी। प्लीज मॉम, तुम शांत रहो, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ तो अच्छे से समझा दो, इसके कारण तो मेरा बुढ़ापा जेल में चक्की पीसते निकलना था। इसकी हिम्मत कैसे हुई? एक तरह से तो शकुंतला देवी डर ही गई थी। प्राची को इस बारे में पता नहीं था, पर मोहित को अपनी साइड क्लियर करने के लिए पुलिस स्टेशन में भी काफी झूठ बोलने पड़े थे। उस पुलिस ऑफिसर ने शकुंतला देवी को वार्निंग दी थी कि वो प्राची का ध्यान रखें, वरना अगली बार से उन पर कार्रवाई हो सकती है। दिल का डर प्राची पर भड़ास के रूप में निकल रहा था। हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण और ऊपर से माफिया से लेकर पुलिस ऑफिसरों के फोन आने के कारण उस पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी, पर उसकी पूरी सहानुभूति प्राची के साथ थी, जिसे वह चाह कर भी नहीं दिखा सकी। शकुंतला देवी को शांत करके प्राची को लेकर मोहित अपने कमरे में आया। तुम सुन रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझसे गलती हो गई है, अगली बार से नहीं होगी। प्राची ने कहा। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहो, मुझे सुनने में दिक्कत हुई है। मोहित हैरान से उसका चेहरा देख रहा था। सॉरी, मुझे लगा था कि मैं यहाँ से निकल सकूंगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से निकलना संभव ही नहीं है। अच्छा होगा कि मैं हालातों के साथ समझौता कर लूं और तुम्हारे साथ भी। प्राची ने कहा। चलो, देर से ही सही तुम्हारा दिमाग रास्ते पर तो आया। पहली बार प्राची के मुंह से सॉरी सुनकर मोहित को उस पर कुछ विश्वास हुआ था। तुम मुझ पर बंदिश मत लगाओ और मैं तुम्हें इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं दूंगी, पर मैं सांस लेना चाहती हूँ, अपने लिए ना सही अपने बेटे के लिए। प्राची बोली। ठीक है, पर यह बच्चा तुम्हें हेलेना को देना है। मोहित ने उसे अपनी शर्त फिर से बताई, पर जब तक यह अपने हाथ पैर पर नहीं हो जाता तुम्हारी हेलेना इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती है, और मेरी बात पर विश्वास ना हो तो ले जाकर देख लो, प्राची ने आराम से कहा। उसकी बात पर को मानते हुए मोहित ने मात्र 24 घंटे के लिए हेलेना को आरुष की जिम्मेदारी दी थी, पर उसके लिए 2 घंटा भी संभालना मुश्किल हो गया था। वो अपने फोन पर बिजी थी और आरुष ने बेड पर से पलटी मार ली। नीचे कारपेट पड़ा था। आरुष को ज्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन बच्चे ने रो रो कर सारे घर को बता दिया कि आज उसके साथ ज्यादती हुई है। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि अगर बच्चे के सर पर चोट लग जाती तो वह दिमागी रूप से अपंग हो सकता है। मोहित डर गया था। जॉन की दुर्गति उसने देखी थी। वह आज तक एक ढंग का बच्चा नहीं बन पाया था। उसके बाद व्यवहार, चलने बोलने सब में उसकी परवरिश की कमी दिखती थी। रीता ने कभी अपनी जिम्मेदारी उठाई नहीं। शकुंतला देवी भी उसे बस पाल रही थी।
लगातार 10 मेड के हाथों से पलने के कारण वह चिड़चिड़ा हो गया था और अभी भी वह इतना गुस्सा करता था कि हर चीज को तोड़फोड़ कर ही उसे शांति मिलती थी। मोहित इन सब चीजों को अपने बच्चों में नहीं चाहता था। माँ बहनें बच्चे को संभाल नहीं सकती थी, नहीं गर्लफ्रेंड की बस की बात थी। फुल टाइम मेड ही थी। उसे भी हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए मोहित की तरफ देखना पड़ता था। मजबूरी में 2 ही दिन में आरुष घूमते फिरते वापस प्राची की गोद में आ गया। प्राची ही जानती थी कि उसने आरुष के बिना ये 2 दिन कैसे बिताए थे। उसने लपक कर अपने बच्चों को गोद में लिया। लो, तुम ही संभालो इसे और कोई नहीं संभाल सकता। पर मुझे मेरे बच्चे की परवरिश में कोई कमी नहीं चाहिए। बदले में तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। मोहित ने इतनी रियायत उसके साथ कर दी थी और इतना प्राची के लिए काफ़ी था। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी दूसरे की कहानी के नाम से एक पोस्ट किया कि उसके पास उसका पासपोर्ट नहीं है और उसे वापस अपना देश जाना है। वह कैसे जा सकती है? तो किसी ने कहा कि एम्बेसी से संपर्क करें। एम्बेसी तो रोम में थी। वेनिस से रोम निकलना भी एक मुश्किल टास्क ही था। इसी बीच आरुष ने दांत निकलना शुरू किया। डॉक्टर से कंसल्ट करने की बातें कहकर प्राची रोम आ गई। इस घर में, जहां वह पहले भी रहती थी, घर वालों ने प्राची के वेनिस से हटने की खबर सुनकर राहत की सांस ली। मोहित को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि प्राची वेनिस में रह रही है या फिर रोम में। एक दिन आरुष को डॉक्टर के पास से वह लेकर गई थी। रात भर आरुष को उल्टी लैट्रिन हो रही थी। डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया था। प्राची ने मोहित को इसकी खबर दी तो वह रोम के उस हिस्से में था जहां से उसे पहुंचने में रात हो जाना तय था। इसी मौके का फायदा उठाकर प्राची एम्बेसी चली आई थी। यहां आकर तो उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कहां जाए और किससे बात करें। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और एम्बेसी एक ही साथ थी और वहां पर कस्टम वालों का भी एक ब्रांच था। उसने एक अधिकारी से संपर्क किया। ज्यादा कुछ ना बताते हुए सिर्फ इतना कहा, मेरा पासपोर्ट खो गया है। मुझे एक नया पासपोर्ट चाहिए, इसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा? जिन लोगों ने ये सब काम किया ना हो, उन लोगों के लिए किसी से बात करना भी मुश्किल होता है और प्राची तो पिछले 5 सालों से घर के अंदर बंद थी। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो चाहे अंदर से कितनी भी हिम्मत खुद के अंदर पैदा कर लो, किसी के सामने आते ही स्वाहा हो जाता था। पर उसकी टूटी फूटी इंग्लिश और इटालियन सुनकर वह भारतीय अधिकारी, जो कि भारतीय दूतावास की तरफ से वहां नियुक्त था, उसने उसकी मदद करने के लिए आश्वासन दिया और अपने केबिन में लेकर आया। 2 दिन से लगातार पहले ही आरुष की तबीयत खराब थी और उसके साथ जागने के कारण प्राची की हालत भी बहुत दयनीय हो गई थी। अधिकारी ने यही सोचा कि यह लड़की गलती से यहाँ फंस गई है, इसे अपने देश जाने में मदद करनी चाहिए। लेकिन जैसा ही उसने प्राची के इंडियन आधार कार्ड का नंबर अपने कंप्यूटर में फीड किया, रेड मार्क शो होने लगा। कौन हो तुम? अधिकारी की नजरें बदलते देर नहीं लगी थी। उसने कुछ गुस्से में प्राची से पूछा। रेड मार्क का मतलब था कि यह लड़की इंटरनेशनल माफिया से संबंध रखती है। अब तो प्राची घबराने लगी थी। पहले ही दूतावास में चक्कर काटते काटते उसे काफी देर हो गई थी। अब उसे किसी भी हाल में जल्दी से अस्पताल पहुंचना था, वरना मोहित अगर हॉस्पिटल पहुंच जाता और उसे अपने बच्चों के पास नहीं देखता तो अलग ही बखेड़ा खड़ा करता। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कोई नहीं हूँ, कहकर प्राची तेजी से वहां से भाग उठी। पकड़ो इसको, ये बलेनो वोल्कनो से रिलेशन रखती है। उस अधिकारी ने अपने सहयोगियों को निर्देश दिया। इंटरनेशनल माफिया का नाम लेना था कि पूरे बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई। पर प्राची इन लोगों की पकड़ में आने से पहले ही इतनी तेजी से भागी थी कि रास्ते में खड़े अभिलाष को भी उसने धक्का दिया। वो गिर जाती पर अभिलाष ने उसे संभाल लिया।
प्राची की एक नज़र अभिलाष पर गई और आंखों में एक जानी पहचान चमक सी उभरी थी। पर इस वक्त तो उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। उसने अभिलाष को भी धक्का दे दिया और तेजी से बाहर अपनी गाड़ी की तरफ भागी। मेनन गेट बंद हो और उससे पूछताछ हो, इससे पहले ही वह वहां से निकल जाना चाहती थी और भगवान की दया से वह इसमें सफल भी हो गई थी। ये यहाँ क्या कर रहा है? गाड़ी जैसे ही दूतावास से बाहर निकली और प्राची को यह एहसास हुआ कि वह अब सुरक्षित है। अभिलाष को देखकर सबसे पहले उसके दिल में यही सवाल आया था। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी अगर आपको पसंद आती है तो थैंक्स के माध्यम से आप कहानी को प्रोत्साहन भी दे सकते हैं। यह एक छोटी सी राशि है पर आपके प्रोत्साहन के रूप में मेरे लिए बहुत कीमती है। पिछले एपिसोड में जिन लोगों ने थैंक्स दिया है उनको मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। उन सभी के नाम अगले एपिसोड में स्पेशल नोट रहेगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।